नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया था। अगर हम बात करें राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत मंच से ही अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाकर सबको एकजुट रहने की अपील और वोट की चोट करने को भी कहा। अब जबकि यूपी विधानसभा भी, जो अगर हम बात करें उसके इलेक्शन की, तो वो सिर पर है, तो ये जो राकेश टिकैत ने नारे लगवाए उसने एक सियासी सरगर्मियां तेज कर दी। ये बयान टिकैत का वो राजकीय गलियारों में एक चर्चा का विषय बन गया। तब प्रश्न जरूर से उठता है कि लघुमती किसके साथ, और हर बार ऐसा ही क्यों आता है कि चुनाव जब भी नजदीक होता है, चाहे वो कोई भी मंच हो, कहीं ना कहीं फिर से कुछ ना कुछ समीकरण जोड़ने की कोशिश की जाती है। और यही हमारा आज का विषय है। और हमारे साथ इस विषय पर जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ राजेश ठाकर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा की ओर से मोहसिन लोखंडवाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से पराग पंचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। आपसे शुरुआत करेंगे राजेश जी। मुजफ्फरनगर में देखा गया बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया गया था। पहले कहा गया कि इसमें कोई भी चुनावी बात नहीं होगी, बात सिर्फ और सिर्फ किसानों की होगी, लेकिन बातें तो चुनाव की भी हुई और तालिबान की भी बातें की। क्या लगता है यूपी के इलेक्शन के साथ हम कैसे जोड़? किसानों का आंदोलन पिछले लगभग एक साल से ज्यादा हो गया इस आंदोलन को, और उसके जो अगले चरण जो हो रहा है उनका, उसके लिए ये महापंचायत बुलाई गई थी। इस महापंचायत के अंदर हर हर महादेव और अल्लाह अकबर दोनों के नारे लगे, और जैसे ये नारे लगे, जो उनका मूल विषय था, जो मूल समस्या को लेकर ये आंदोलन चल रहा था, वो मूल विषय को भूलकर हम फिर वही सांप्रदायिक राजनीति के रास्ते पर चल दिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये देश का जो संविधान है, जो पूरे भारतीयों के लिए बना हुआ है, जिसमें हिंदू भी आ जाते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, अलग अलग जाति और धर्म के लोगों से जुड़ा हुआ जो देश है, उसका जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है वो संविधान है। तो अगर कोई आदमी अल्लाह अकबर का नारा लगाए, कोई जय श्री राम का नारा लगाए, कोई हर हर महादेव का नारा लगाए, वो अपने व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है। लेकिन जब राजनीतिक दल या राजनीतिक आंदोलन करने वाले लोग जो उनके नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग इसका जो इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल के उद्देश्य पर बात चली जाती है। जैसे कि हमने देखा कि जय श्री राम का जो नारा था वो ब्रांड बीजेपी हो गया, जबकि जय श्री राम लोगों के घट-घट में और दिल में है, वो मुसलमानों के भी दिल में है, मुसलमान भी उसको आदर करते हैं, उनके सम्मान उनका करते हैं। लेकिन जैसे ही जय श्री राम का नारा लगता है, हमको लगता है कि ये बीजेपी वाला कोई आदमी होगा, यानी कि भगवान भी ब्रांड हो गया राजनीतिक दल की। ऐसे ही हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि जय श्री राम के नारे का कितना इस्तेमाल किया गया, कि अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव जीतने के बाद जय श्री राम के नारे के सामने बजरंग बली का नारा दिया। तो ये जो है वो सिंबॉलिक राजनीति कर रहे हैं लोगों को, यानी कि धर्म के साथ जो बटे हुए लोग हैं उसको जोड़ने के लिए, या तो धर्म में बहुमती और लघुमती का खेल करके जहां जिस प्रकार का फायदा हो। अगर मुसलमानों से फायदा होता है तो वहां मुसलमानों के आधार की राजनीति की जाती है, जहां हिंदू से फायदा होता है वहां हिंदू की बात करके राजनीति की जाती है। यहाँ पिछले चुनाव के अंदर हमने देखा था कि जाट और मुस्लिम वोटों के अंदर बहुत बड़ा विभाजन हुआ था, और उसका जो कारण था वो भी हम जानते हैं कि जो वो कौमी तनाव वहां पर हुआ था और उसके चलते एक बंटवारा हुआ था। टिकैत साहब का जो ये दोनों नारे एक साथ मंच पर से बुलाने का उद्देश्य ये हो सकता है कि जो बटे हुए लोग हैं
चुनाव जी की राजनीति के आधार पर उनको एक साथ लाने की उनकी कोशिश हो कि भाई ये समस्या है, अगर वो मुसलमान किसान होगा तो भी उनको ये समस्या जो है उससे पीड़ा होगी, और जो हिंदू होंगे तो भी उससे पीड़ा होगी, क्योंकि किसान का कोई धर्म नहीं होता। अगर जी कोई अब्दुल्ला है वो अपने खेत के अंदर अनाज बोता है, या उसके बाजू में कोई रामलाल है वो भी अपने जमीन में कोई अनाज बोता है, तो दोनों का जो अनाज है वो हमारी थाली में आता है। जब हमारी थाली में आता है तो उसका रंग अलग नहीं होता। अगर मुसलमान का पकाया हुआ गेहूं होगा तो उसका नीला रंग होगा, और हिंदू का होगा तो भगवा रंग होगा, तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन राजनीति के चश्मे से अगर जब आप देखते हैं तो आपको ये अलग अलग रंग दिखते हैं। तो ये एक रंग का जो आंदोलन है, किसानों के लिए चलता हुआ आंदोलन है, टिकैत को भी ये नहीं करना चाहिए, उसको भी ये राजनीति से बचना चाहिए। जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी को फ्रंट फुट पर लाती हो खेलने के लिए, जो उनका होम ग्राउंड हो, उस होम ग्राउंड पे जाके खेलने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ही बात करें, अपनी जो समस्याएं किसानों की उसके साथ ही डटे रहें, और वही बात को लेके, और जब बात आती है कि वो आंदोलन कर रहे हैं तो चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं। हमारे देश का जी इतिहास अगर आप देखें आजादी के बाद का, तो जितने भी आंदोलन हुए वो आंदोलन सत्ता परिवर्तन के लिए ही हुए। उसका पहले जो मूल उद्देश्य जो भी रहा हो उस आंदोलन का, वो जेपी आंदोलन हो, या हमारे यहाँ का पाटीदार आंदोलन हो, या राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, आज का ये किसान आंदोलन हो, अन्ना हजारे का आंदोलन हो, कितने भी आंदोलन मैं गिना सकता हूं, जिसका आखिर में जो अंत है वो अंत सत्ता परिवर्तन के जाकर ही रुका है। तो हम ये सोच ले कि आंदोलन करने वाले लोग हैं वो राजनीतिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको राजनीतिक लोगों से ही संवाद करना है, और राजनीति में जब तक भी है वो कुर्सी हिलती नहीं है, तब तक जी राजनीतिक लोगों की संवेदनाएं जगती नहीं है। तो सबसे पहले राजनीतिक जमीन उनकी खींचने पर उन पर दबाव आता है, तो हर आंदोलनकारी जो है वो हथियार इस्तेमाल करता है। वही हथियार राकेश टिकैत साहब ने यहाँ पर इस्तेमाल किया। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जब हम राजनीतिक लोगों को ये कहते हो कि आप धर्म की राजनीति से नहीं करो, तो आंदोलन करने वाले लोगों को भी ये राजनीति से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। पराग जी आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे ही ये किसान महापंचायत होती है, नारे लगते हैं दोनों ही तरह के, तब एक मायावती का ट्वीट सामने जिसमें मायावती ने कुछ यूं लिखा है कि यूपी के मुजफ्फर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय। फिर उन्होंने आगे लिखा कि इससे निश्चय ही सन 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, किंतु ये बहुतों को असहज भी। साथ ही उनका ट्विटर में जो ट्वीट किया है उसका दूसरा पार्ट भी सामने आता है, जिसमें वो लिखती है कि किसान देश की शान है तथा हिंदू मुस्लिम भाईचारा के लिए मंच से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से भाजपा की नफरत से रोई हुई उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखने लगी है, तथा मुजफ्फरनगर में कांग्रेस व सपा के दंगायुक्त शासन की भी याद लोगों के मन में ताजा। यहाँ पे बात हो रही है हिंदू मुस्लिम की, यहाँ पर बात हो रही है यूपी चुनाव। जी फराग जी। हाँ जी। जल्पा जल्पा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आमंत्रित करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि राजेश ठाकर साहब ने भी अभी बताया कि राकेश टिकैत साहब जो किसान लास्ट एक ईयर से चला रहे, 1 ईयर से चला रहे, तो उन्होंने अपना खुद का जो किसानों का प्रॉब्लम है, जो 3 कंटेंट है जो पारित हुए हैं सदन में, उसको छोड़ के उन्होंने आज धर्म के बात की। हर हर महादेव के नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगे, यानी कि एक तरीके से उन्होंने उत्तर भारत की जो जनता है उसको चेताया कि आने वाले इलेक्शन में जैसे बीजेपी, अब मैं थोड़ा बीजेपी की भी बात करूंगा यहाँ, कि बीजेपी का जन्म हुआ कैसे 40 साल पहले। बीजेपी का जन्म जो है वो किसी एक धर्म की नफरत के सामने खड़ा हुआ एक राजकीय पक्ष है। हम सब जानते हैं किस तरह उन्होंने यात्रा निकाली थी पूरे इंडिया में, अडवाणी जी ने,
और उसी दम पे पहली 2 सीटें आई, फिर वही हिंदुत्व का नारा उनका चला, राम मंदिर का नारा चला। हालांकि राम मंदिर तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही बनाया गया, लेकिन कहने का जो मतलब है शॉर्ट में कि राकेश टिकैत साहब ने इस बार ऐसा क्यों कहा यूपी में, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आ रहे हैं और इस बार यूपी का इलेक्शन जातीय बेस पे, अब तक जो इलेक्शन जीता जाता था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो सिर्फ धर्म के नाम पे ये लोग जीतते थे। आज भी उनके पास कोई नीति विषयक मुद्दों पे कोई राजनीति नहीं है। दे आर फेल ऑन द पॉलिसी मेकिंग इश्यूज। तो आखिर में उनकी जो राजनीति है वो यहाँ के डेप्यूटी सीएम हमारे नितिन ले लीजिए, उसके बाद आठवले जी ने उसके ऊपर थोड़ा पानी डालने की कोशिश की, या फिर हमारे प्रधानमंत्री साहब एक बार फिर से हमको सोमनाथ मंदिर के बारे में पुराने गजनी और गोरी के इतिहास में ले जाते। ये क्या है? इनको पता है कि जो आकांक्षा और अपेक्षाओं जो है देश में बेरोजगार, जिसमें ये कोविड-19 अभी गया और जो भी नीति विषयक मुद्दे हैं, इकोनॉमी आ जाती है, उसमें हम फेल है। तो उनको राज करने का, वापिस सत्ता हासिल करने का जो जरिया है जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण ही बच जाता है, और यही उनके हर इलेक्शन की जो बेसिक जो थीम होती है, मोंडेस ऑपरेंडी ये रही है। तो इस बार जो राकेश टिकैत साहब है वो समझ गए हैं कि भाई जो इस बार की जो उन्होंने ओबीसी हर स्टेट को दे दी है मोदी साहब ने कि आप अपने हिसाब से ओबीसी बांटो, तो इस बार योगी साहब क्या करेंगे कि वहाँ जाट है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम के बीच अलग अलग वोट बैंक जो है उसको धर्म के आधार पे उसको मिला के वो इस बार का इलेक्शन जीतने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए अभी से राकेश टिकैत साहब ने भी कहा है कि भाई इस तरह की हमें राजनीति में, धर्म की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। जो किसान है हमारे, वो किसान का जो रंग है, हमारा जो झंडा है, भारतीय झंडा है, उसमें जो नीला रंग जो है वो हरित क्रांति दर्शाता है, किसानों का रंग दर्शाता है, और उसमें सभी आ जाते हैं। जैसे अभी ठाकर साहब ने बताया जो किसान होता है वो मुस्लिम भी होता है और हिंदू भी होता है। वो जो अनाज हम उसका उगाया वो हम खाते हैं, वो उसमें कोई रंग नहीं होता, हरा या भगवा रंग तो होता नहीं है। जी। लेकिन फिर कहने का मतलब ये है की अगर हम बात करें तो उन्हें ये ट्वीट करने की क्या जरूरत आ पड़ी? इन्होंने तो 2013 ही को कांग्रेस देखिए, इस बार मायावती जी ने जो ट्वीट किया है वो मुजफ्फरनगर दंगे का इस्तेमाल उन्होंने उल्लेख किया है, और ये मुजफ्फरनगर के दंगे वही है जो हमारे दंगे किंग जो है हमारे साहब जो अमित शाह साहब, उस समय वो वहां का सब कार्यभार संभालते थे चुटनी का, और इनको पता है कि यूपी एक ऐसा दिल्ली तक जाता है, 350 सीट और 80 सीट जो है वो लोकसभा सीट है। अगर उसको हासिल करना है तो आपको वहां की जो जनता है, जो जनता पहले से ही जाट और मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन है, या क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों का, और यादव और जाट मुस्लिम वोटों का कॉम्बिनेशन है, क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटों का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो चला आता है और वो कॉम्बिनेशन जो फायदा करता है वह वहां के स्थानिक दो पक्ष जो है सपा, बसपा और कांग्रेस को आज तक फायदा करते थे। तो उसको खत्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें लोग एक्सपर्ट है, जो गोधरा कांड से आज तक वो लोग करते आ रहे हैं, और उन्होंने सत्ता हासिल की है, और वहां का पूरा यूपी स्टेट का आज हाल है क्योंकि वो धार्मिक ध्रुवीकरण हो चुका है। इसके संदर्भ में एक बार फिर से जब ये नारे लगे टिकैत साहब द्वारा, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के, भाई आप लोग लड़ो मत धर्म में, क्योंकि धर्म के नाम पे सत्ता ये लोग ले जाते हैं, बाद में ये लोग 70 साल चिल्ला के 700 साल इकट्ठा हो, उतना पैसा तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, फिर कुछ देते नहीं है। तो ये खत्म करने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूँ। यानी उन्होंने जो कांग्रेस और सपा के दंगायुक्त शासन की बात की, आप बोल रहे हो कि वो भाजपा से संबंध
आपकी ओर आना चाहूंगी मोहसिन जी। यहाँ पर हम जब चर्चा कर रहे हैं कि राकेश टिकैत ने जिस तरीके से महापंचायत का आयोजन किया था, जहां पर दोनों ही तरह के नारे नजर आए, इसमें अगर बात करें, उन्होंने ये भी कहा है कि वोट को चोट यानी कि वोट तोड़ना। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि यूपी में इलेक्शन में इतने कार्यरत वो रहेंगे कि वहां पर भाजपा को जीतने को नहीं। और वहां पर कहीं ना कहीं जब बात होती है दोनों ही तरह के नारे की, तो हर जाति को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ। क्या कहना चाहते हैं? थैंक्स फॉर द इनविटेशन। बात ये जो कि भाई जो राकेश, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर का ग्राउंड रियलिटी देखो तो वहाँ जो लाखों किसान जमा हुए, इसमें बहुत सारे मुस्लिम भी थे, वहाँ मुस्लिम किसान बहुत है। तो वो उसने अपनी यूनिटी दिखाने के लिए नारे लगवाए, लेकिन बेसिक जो उनका पर्पस है, जो किसान आंदोलन का जो 3 उनको वो मांग लेके बैठे, और गवर्नमेंट हमेशा उनके साथ बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अब वो पूरा मुद्दा पॉलिटिसाइज उन्होंने कर दिया है और इसको चुनाव के साथ जोड़ दिया है। और राजेश जी ने भी बताया कि ये गलत वे पे जा रहे हैं, और अब मुसलमान इस देश का ये सब पॉलिटिक्स के उब गया है बहन। आप समझो, आज 5 साल से 6 साल से मैं देख रहा हूँ देश के हर कोने में मुसलमान 2 चीज पे ही फोकस कर रहा है, एजुकेशन 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 और डेवलपमेंट। तो मेरा पूरा विश्वास है कि मुसलमान अब डेवलपमेंट की राजनीति पे रहेगा और डेफिनेटली बीजेपी को सपोर्ट करेगा। आप गुजरात की मैं बात करूं, मैं गुजरात के सूरत से हूं और लास्ट कई सालों से यहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं हुआ है। मैं इनके पराग जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो वही पुरानी घिसी पिटी बातों पे घूम के आ रहे हैं, लेकिन सबसे सुखी है और डेवलपमेंट की राह पे चल रहा है। आज स्टेटस बहुत हाई हो गया है और हर जगह पे मुस्लिम सेमिनार्स एजुकेशन के हो रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी मेरे को जो नॉलेज है इसके हिसाब से बहुत सारे नए मुस्लिम्स वहां पे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और वो वहां की यूपी की योगी सरकार के साथ जुड़ रहे हैं और वो डेवलपमेंट की राह पे चल रहे हैं। ये आंदोलन पूरा पॉलिटिसाइज हो गया है, वो नेशनल मुद्दा भी बन गया है। नेशनल डिबेट में भी हम देख रहे हैं कि कल के प्रोग्राम के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे भी दिखे। वो पूरा सब्जेक्ट अब डिफरेंट हो गया, अब नारा लगा के वो अपनी यूनिटी और ताकत दिखाना चाहते हैं, लेकिन इससे जो बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक सॉल्यूशन है, वो बाहर नहीं आएगा। अगर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, और आपने जो सब्जेक्ट दिया था कि लघुमती अब क्या सोच रही है, क्या करने वाली है, तो लघुमती डेफिनेटली विकास की तरफ जाएगी, डेवलपमेंट पॉइंट पर जाएगी। उनको अब ये सब चीजों में रस नहीं रहा है, उनको फोकस क्लियर हो गया है और वो राष्ट्रवाद की तरफ चल रहे हैं और डेफिनेटली विकास की राह पे चल रहे हैं और लोग बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। आप देखना, मेरा ये नोट करके रखो, अगले चुनाव के अंदर मुस्लिम बहुल इलाकों से भी बीजेपी को सपोर्ट मिलेगा यूपी में और फ्यूचर में गुजरात में भी। जी राजेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर बार बार भी अगर हम कोई भी स्टेट का इलेक्शन देखते हैं, हालांकि अभी तो हम यूपी की चर्चा कर रहे हैं, हर स्टेट में ये होता है कि बार बार हुकूमती हर पार्टी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में स्थान देती है। हर बार हम देखते हैं जब भी कोई सभा का भी आयोजन होता है, वहां पर भी लघुमती की ही सब बातें करते रहते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि उनको इतना अलग थलग क्यों सब समझते हैं, या फिर कुछ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे ये लघुमती जो जातियां है वो जैसे कि कुछ भारतीय ही नहीं। मतलब कभी कभार उनके जो स्टेटमेंट होते हैं या वो जो दया भाव दिखाते हैं, कुछ इस तरीके ही की ही फीलिंग आती मैंने मेरी बात के प्रारंभ में यही बात कहा कि हमारा संविधान जो है, उसकी प्रस्तावना की जो पहली लाइन है वो ये कहती है कि वी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके अंदर सारे लोग आ गए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन हमने देखा है पिछले कई सालों से, और वो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद तो ये जो खाई है वो राजनीतिक लोगों ने बहुत बड़ी कर दी। और गुजरात जो है उसको हम नकार नहीं सकते। मोहसिन भाई कह रहे हैं कि मुसलमान संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी के शासन से, लेकिन मुझे वो बताए कि 25 साल के भारतीय शासन के बाद अगर उस शासन में बैठा हुआ मुखिया ये कहता है कि अगर मुसलमानों की तादाद बढ़ जाएगी तो संविधान मुश्किल में आ जाएगा, तो जो इस संविधान की शपथ लेके आप यहाँ के उप मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हो, अगर वो ही जो मुसलमानों पर अपना विश्वास नहीं जता पा रहा, या ये जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को संविधान के लिए खतरे के रूप में देख रहा है, तो मुझे बताओ कि किस दृष्टिकोण से मुसलमानों का ये लोग भला करेंगे।
पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी विकास की बात कर रही है, बहुत बढ़िया बात है। विकास की राजनीति ही होनी चाहिए, काम की राजनीति ही होनी चाहिए। पिछले 2 चुनाव देखे, मैं उसको उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखूंगा। पहला दिल्ली का चुनाव, जहां केजरीवाल साहब ने सिर्फ काम 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 की माला जपी और भारतीय जनता पार्टी ने राम 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 की माला जपी। नतीजा क्या मिला? वही दोहराया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि राजनीतिक दल कुछ भी करे, कांग्रेस कोई जाति का पॉलिटिक्स करे, धर्म का पॉलिटिक्स करे, भारतीय जनता पार्टी कोई जाति का पॉलिटिक्स करे, कोई धर्म का पॉलिटिक्स, अपने विवेक से वोट देने लगेगी, खत्म होगी। और मेरे यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार है, इसलिए मुझे वोट कर, उम्मीदवार बेहतर है उससे तो फिर मैं बेहतर प्रशासन नहीं ले पाऊंगा। तो जो बात है वो बात की, और लोग ये धार्मिक बातों पे भावुक हो जाते हैं और वोट करते हैं। और ये धार्मिक बातों पर वोट करने से फायदा किसको होता है वो भी हमारा राजनीतिक इतिहास आप खंगाल ले तो आपको पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले अहमदाबाद को कर्णावती करने के नाम पर एक लेबोरेटरी में प्रयोग किया, छोटे से तौर पे। उसको फिर वही प्रयोग जिस वैज्ञानिक थे वही आज हमारे यही प्रयोग को तक का चला था। राजनीति ना कद बढ़ा है, कद विकास पे आ जाते हैं तो सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो, लेकिन जब तब बहुत कम सुनते हैं। अगर मेरे कान खराब है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि काम की बात बहुत कम होती है, उस वक्त भी राम की बात होती है, दूसरे वहां से बजरंगबली की बात होती है, तीसरा कोई आज अल्लाह अकबर की बात कर रहा है, चौथा कोई आएगा तो हर हर महादेव की बात कर रहा है। 33 करोड़ देवताओं का ये देश, और ये देश एक गुलदस्ते की तरह है। मैंने पहले ही कहा कि ये देश, उसमें अब्दुल्ला रामलाल से नफरत नहीं करता, नहीं रामलाल अब्दुल्ला से नफरत करता है, लेकिन ये नफरत की जो जमीन है वो तैयार कौन करता है? वो कोई ना कोई राजनीतिक दल करता है। तो टीके साहब ने जो किया वो करने की जरूरत नहीं थी। ये संदेश वो दूसरी तरह से भी दे सकते थे। मैंने ये कहा कि दूसरी तरह से भी ये संदेश दिया जा सकता था, बिना किसी भी भगवान या बिना किसी अल्लाह के नाम को दिए बगैर। अगर मैं आज जो बात कर रहा हूं वो बात के अंदर भी नहीं कोई राम की बात आती, नहीं अल्लाह की बात आती, फिर भी ये मैं कहता हूं कि अगर आसमान से अगर बारिश बरसती है तो वो बारिश रामलाल के खेत में भी जाती है और अब्दुल्ला के खेत में भी जाती है। वो नीली छतरी वाला हमारे अंतर नहीं करता, तो हम कौन हैं ये लोगों के बीच में अंतर करने वाले? तो ये जो राजनीति है किसी भी पक्ष के द्वारा की जाती हो, पक्ष के द्वारा की जाती हो, विपक्ष के द्वारा की जाती है, और किसी भी आंदोलनकारी के द्वारा की जाती है, अगर धर्म और जाति की राजनीति होती है तो वो राजनीति गलत है और आपके उद्देश्य से भटका देती है। मैं टिकैत साहब का उस बात में मैं कह रहा हूं, वो उनका बात सही है कि वो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं कि भाई आप दोनों बात करिए, लेकिन आपका जो मूल उद्देश्य है, जो विवाद होता है, विवाद के अंदर क्या होता है, फिर उसमें जो फायदा है वो फायदा जिनको आपकी मांगे नहीं मानी उससे है। आप आंदोलन करें, आपका अधिकार है, संविधान, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप रास्ता रोकते हो, आप चक्का जाम करते हो, आप कहीं धरना देते हो, कहाँ प्रदर्शन करते हो, कहाँ रैलियां निकालते हो, तो ये राजद्रोह नहीं है। अगर ये राजद्रोह होता तो जयप्रकाश नारायण सबसे बड़े राजद्रोही होते, अन्ना हजारे सबसे बड़े राजद्रोही होते। तो इस देश के अंदर परिवर्तन करने वाले आंदोलन बहुत हुए, उनके नेतृत्व करने वाले लोग भी बहुत हुए, लेकिन जब यह आंदोलन अपने जो मूल उद्देश्य है उससे भटक जाता है तो जो आपका संघर्ष है वो विफल हो जाता है। उस आधार पे मैं कह रहा हूं कि टिकैत साहब को दूसरी तरह से ये संदेश दे सकते थे, वो देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जो किया उससे एक विवाद पैदा हुआ, और विवाद जब पैदा होता है तो आपकी जो मूल डिमांड है सरकार से
वो डिमांड पे बात कम होती है और अलग अलग बातें ज्यादा होती है। दूसरी चीज है, मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो कहा कि टिकैत साहब ने जो कहा, उसके बाद में मायावती के ट्वीट के बारे में आपने सवाल पूछा, उसमें कांग्रेस और सपा का दोनों का नाम दिया, उसका जवाब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने सपा और कांग्रेस को इसलिए ट्वीट के अंदर घेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ, क्योंकि सपा और कांग्रेस वो कभी कहीं ना कहीं साथ आ सकते हैं, लेकिन मायावती ने, अब तक हमने देखा है कि मायावती का जो पॉलिटिक्स है वो रामविलास पासवान की तरह का पॉलिटिक्स है। वो किस तरह वो करवट बदलेगी वो किसी को पता नहीं चलता। तो उनकी जो राजनीति है, जो तीनों से अलग दिखाने की कोशिश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी सांप्रदायिक बताया, कांग्रेस को भी सांप्रदायिक बताया और सपा को भी सांप्रदायिक बताया। लेकिन उसके साथ साथ में टिकैत साहब की सराहना की, इसलिए सराहना की कि अभी किसानों का जो मूड है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर अंडर करंट लोगों को पता है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी जानते हैं और जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं। तो उसके लिए उसने जो अपने 3 दुश्मन है ये सोच के वो चलती है कि राजनीति के अंदर मुझे तो अलग ही लड़ना है। चुनाव जीतने के बाद क्या करना है वो मायावती जाने, लेकिन चुनाव से पहले उनको पता है कि मुझे अकेले चुनाव के अंदर जाना है, तो उनको तीनों को आलोचना करनी है। इसलिए मायावती ने अपने ट्वीट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भी लिया, कांग्रेस को भी लिया और सपा को भी लिया। जी बिल्कुल, आपकी ओर आना चाहूंगी पराग जी। यहाँ पर टिकैत जी की ओर से एक और निवेदन आया था, नारेबाजी तो की ही गई थी, वहां पर हमने देखा कि बड़ी मात्रा में लोग भी इकट्ठा हुए थे। उन्होंने ये तक कह दिया था कि भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार। हाँ, तो उन्होंने ये जो बात कही कि भीड़ तंत्र लोकतंत्र में सबसे बड़ा होता है, वो शायद उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया होगा जब अन्ना हजारे का आंदोलन आपको याद होगा, जब वो लड़की निर्भया पर रेप हुआ, उस वक्त जो भीड़ इकट्ठी हुई और वो यूपीए के शासन के लिए वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने, जो केजरीवाल और अन्ना हजारे जो भारतीय जनता पार्टी के आदमी थे, उन्होंने किस तरह लोगों की भीड़ इकट्ठी की, मीडिया ने किस तरह लोगों के सामने कांग्रेस पार्टी का चरित्र हरण किया। हालांकि जो रेप करने वाले थे उसमें तो कोई कांग्रेस पार्टी का आदमी नहीं था। उसके बाद हर रोज रेप होते हैं आज, और उसके बाद कई रेप्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके होद्देदार भी शामिल है। वो अखबार में चमकते भी है, कुछ जेल में भी है आज। तो उन्होंने भीड़ तंत्र का इस्तेमाल या उल्लेख इस बात के किया कि पब्लिक जो है वो जो देखती है, जो समझती है, और लोगों को जो समझ में आता है वही आखिर होता है और वही सच्चाई बन जाता है। मैं थोड़ी दूसरी भी बात करूंगा कि भाई राजेश ठाकर साहब ने कहा कि टिकैत साहब जिस तरह से भाषण दिया वो नहीं देना चाहिए, वो पॉलिटिसाइज हो गया। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजनीति टिकैत साहब समझते हैं। वो तो 1 साल से किसानों के जो 3 मुद्दे उसके बारे में बात करते हैं, बार बार बात करने की तो जरूरत नहीं पड़ती। सब समझते हैं कि किस तरह से ये लोग क्रोनी कैपिटलिज्म के बेस के अंदर छोटे छोटे किसानों की जमीनों को भी अब बेचने के लिए और उनको भी गुलाम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से ये लोग 60 लाख की आज संपत्ति जो है 70 साल में कांग्रेस ने बनाई है, उसको सिर्फ 6 लाख में बेचने जा रहे हैं। इस तरह से किसानों की जमीनों को भी बेचने जा रहे हैं। तो यह मसला ये है कि वो तो सिर्फ लोगों को आगाह करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को, कि आप जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की जो लेकिन पराग जी एक चीज समझ नहीं आई, जो मेरा प्रश्न था कि जो टिकैत बोल रहे थे कि भीड़ तंत्र ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है, तो आपने यहाँ पर कांग्रेस काल याद किया, यहाँ पर आपने सत्ता पलटी कैसे, कांग्रेस सत्ता पे से कैसे उठी, वो भीड़ को आपने याद किया, फिर आप एक ये भीड़ की बात करते हो। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के द्वारा भी हर जब भी कोई राकेश टिकैत द्वारा स्टेटमेंट आता है या छोटी सी भी हलचल होती है तो कांग्रेस और राहुल गांधी की ओर से ट्वीट आ जाता है कि ये है
डटे रहो, भाग्य विधाता, क्या कुछ मतलब ये जलपा मतलब में ऐसा है, पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो कौन करता है यहाँ पर? प्रश्न मेरा ये है। नहीं और मेरा पॉलिटिक्स प्रश्न ये बात भी है नहीं कि है। चलो अगर कोई यहाँ चीज हो, यहाँ ऐसा है संविधान कि ने अधिकार सबको कांग्रेस दिया है पार्टी, विरोध करने का, मैं कांग्रेस सबको पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अपनी बात रखने का हक दिया है, हाँ लेकिन कभी भी ठीक है, लोकतंत्र पर भीड़ मैं तंत्र हावी नहीं हो सकता हर कांग्रेस चीज पार्टी में। का प्रवक्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसानों के मामले में जो भी 3 कानून पारित किए हुए हैं वो चर्चा के बिना वो गलत पारित किए हुए हैं। और यहाँ जो भी आंदोलन चल रहा है किसान, पहले तो इनको खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, आतंकवादी बताया गया, बहुत कुछ बताया गया भारतीय जनता पार्टी के शासन के द्वारा इनको। ये जो भी 3 मांगे हैं उनकी कि भाई हमको ये जो तीन कानून है उसके विरोध में है, उसके दिक्कत है, तो हम जी किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जो मांगे है वो जी। जायज है। हम चाहते हैं कि सरकार वहां पर तो उनको लोग सुने, बोल रहे हैं कि इनको हमारा कोई खत्म करे। पॉलिटिकल मतलब कनेक्शन नहीं है, हमें ये किसी की पॉलिटिकल, जरूरत अगर इनको सपोर्ट देना अगर कोई पॉलिटिकल मूव हो गया तो मैं यही आपको एग्जांपल दिया ना कि जब निर्भया कांड हुआ और लोगों का भीड़ तंत्र इकट्ठा हुआ, कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया गया, तब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरे देश में सपोर्ट किया था उस भीड़ को, उस अन्ना हजारे को। तो बात तो वही हो गई ना, बात तो भीड़ तंत्र की होती है। लोगों तक बात सच्चाई पहुंचाने की काम जो है वो जब इकट्ठा होते हैं लोग, उसके द्वारा ही लोगों को पता चलता है कि भाई आज यहाँ 10 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई, तो 10 लाख पब्लिक क्यों इकट्ठी हुई, कुछ तो होगी बात वहां, इसलिए अब 10 लाख पब्लिक इकट्ठी हुई। हमारे कि प्रधानमंत्री वो जो है बात वो सही है या हाँ, गलत वो कोई नहीं सोचेगा, मतलब आपका ये। जी मोहसिन जी, नहीं आप यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जलपा जी, मैं पराग जी की बात से फिर सहमत नहीं हूँ। उन्होंने ऐसा कहा कि जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, भीड़ तंत्र हुआ, उसकी वजह से यूपीए की सरकार गई। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार था, करप्शन था। उसी ने कांग्रेस को डुबाया, यूपीए गवर्नमेंट को, और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक लोगों ने भरोसा बिठाया। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी 2014 में। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस का जो एक्सपोजर हुआ, जो सब कैग रिपोर्ट और सब कौभांड बाहर है, उसका उनको बहुत बड़ा खामियाजा हुआ। और लोगों को लगा कि ये पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। और इंटरनल सिक्योरिटी वो बहुत बड़ा मुद्दा था 2014 में। आए दिन हर शहर में, इधर हैदराबाद हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट होता था। आज देखो, अब इंटरनल सिक्योरिटी देश की इतनी मजबूत हुई है ठीक है, कि हाँ वो लोगों को आज का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस वो मुद्दे पर अगर मैं बोली तो बात बहुत दूर तक जाएगी, बात ओके बहुत दूर तक जाएगी। हर साहब हमला इंटरनल सिक्योरिटी में पर तो मैं हर बात चीज करूंगा तो कल शाम हो जाएगी, आप ये बात ही मत ठीक करो। है। मोहसिन जी, ठीक है, मोहसिन जी, आपके मतलब आपके पाकिस्तान के साथ आपका क्यों पक्ष, रिलेशन है? मेरा जी पक्ष ठीक आप है, जानना पर भी चाहते हैं। लौटूंगी, हमें मुद्दे को टर्न ऑफ नहीं करना है। पराग मुस्लिम जी ने कुछ बोला, कम्युनिटी का मोहसिन जी आपको जवाब देना था, आपने भी बोल लिया। अब मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए आप। यहाँ पर ये भी राकेश टिकैत की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम हर चीज की बात करेंगे, उन्होंने क्या क्या कहा महापंचायत में, क्योंकि जब कोई नारे लगते हैं तब हर चीज, और पहले से लेके छिल्ले अगर हम बात करें यानी कि लास्ट तक सुनना पड़ता है कि उन्होंने क्या कहा। जिसमें ये भी कहा था उन्होंने पीएम और राज्य के सीएम के लिए कि ये बाहरी, क्यों मोदी जी क्यों गुजरात से चुनाव नहीं, यानी ये बात सिर्फ लघुमती तक सीमित नहीं है, लेकिन आपसी मतलब बाहरी ये भी हाथ, यानी हर स्टेट में आप ये भी होगा कि कौन यूपी का है या कौन यूपी के बाहर के किसी स्टेट को बिलोंग करता है। यानी कहीं ना कहीं ये प्रांतवाद तो दिखाई दे रहा है मुझे, जातिवाद तो था ही, ये लघुमती बहुमती और साथ में ये कुछ प्रांतवाद भी नजर आ, बाहरी लोग ये कहा गया। हाँ, तो वो पहले ही राजेश ठाकर जी ने कहा कि वो सब गलत मुद्दे उठाए उन्होंने। उनका जो मूल उद्देश्य है वो, उससे वो भटक रहे हैं और उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। और यूपी इलेक्शन को माइंड में रख के सब इन्होंने पॉइंट उठाए। और इससे इससे नुकसान हो रहा है किसानों का। तो किसानों को समझने का है कि इन मुद्दों के साथ जाना है, या उनके जो लीडरशिप है उनको सीधा गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चर्चा करके मुद्दे का सोल्यूशन लाना है। तो ये आपकी बात सही है कि ये पूरा डाइवर्जन कर रहे हैं और उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। हाँ राजेश जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। हम हमेशा देखते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है या फिर अगर हम किसी पॉलिटिकल प्रचार भी देख ले, हर बार यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप प्रति आक्षेप होते हैं, और इसमें कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी आ जाते हैं जिससे वो लोग तो बोलकर फिर कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, लेकिन लोगों के बीच में जो विवाद है
वो बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही नारे सुने, यानी यहाँ पर तो यूपी का जो सियासी माहौल है वो गर्म हो गया। यहाँ पर जैसे कि उन्होंने भीड़ तंत्र की बात करी कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, यानी डर ये लगता है कि चलो किसी गलत चीज का अगर विरोध कर रहे हो तब तक तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि खुद की बात मनवाने के लिए कोई भी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, तो मतलब झुकना ही होगा, वो बात माननी ही होगी। और तीसरा सबसे बड़ा डर ये लगता है जब बाहरी लोगों की बात होती है, जबकि हम देश को एक रखने की बात कर रहे हैं, उसमें आ जाता है स्टेट वाइज कि कौन बाहरी है और कौन अंदर का व्यक्ति है। ये कहाँ तक उचित है, यानी कहीं ना कहीं प्रांतवाद की जो ज्वाला है वो यहीं से चलती है। और ऐसा नहीं है कि ये राकेश टिकैत द्वारा ही दिया गया है, कई राजनीतिक जो नेता है उससे भी हम इस तरीके के निवेदन सुने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं मुद्दा जो है वो मतलब राजनीति की ओर ही जा रहा है। ये जो बाहरी वाला मुद्दा टिकैत साहब ने उठाया है, उनके जहन में ये होगा, ये नहीं होगा कि बाहरी यानी कि प्रांतवाद को आगे कर दिया जाए। उनका कहना ये होगा कि अगर नरेंद्र मोदी गुजरात को इतना विकास मॉडल बताया है, जो विकास मॉडल को बेच के वो सत्ता में आए हैं देश की, तो वो खुद गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ते, क्यों उत्तर प्रदेश को आने की जरूरत पड़ी है। यानी कि ये वो जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं नहीं। उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री जो भी जाता है वो उत्तर प्रदेश से जाता है। एक सिनारियो था हमारे देश का, तो प्रधानमंत्री साहब ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना प्रभाव दिखाने के लिए वो वाराणसी से भी लड़े और बड़ौदा से लड़े, और बड़ौदा की सीट उन्होंने छोड़ दी। अभी वाराणसी से अकेले चुनाव लड़े थे, वो गुजरात से भी लड़ सकते थे। तो इस बात को उन्होंने चिंगित किया हुआ है। दूसरी जो चीज है भीड़ तंत्र के बारे में, वो भीड़ तंत्र वाली जो बात है वो आप सटायर के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमने देखा है कि गणपति को दूध पिलाने की जो एक अफवाह चली थी, और वो अफवाह में पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे और अनपढ़ लोग भी शामिल थे। यानी कि जब एक ऐसा मुद्दा चलता है या कोई अफवाह चलती है, तो इसमें ये नहीं देखा जाता कि ये पढ़ा लिखा डॉक्टर है या इंजीनियर है। धर्म का मुद्दा अगर कोई भी हो तो लोग पागल की तरह उसके पीछे फॉलो कर लेते हैं। हमने देखा है कभी अभी आसाराम अगर जेल से छूट कर बाहर आ जाए तो फिर उसके पंडाल के अंदर 2-3 लाख लोगों की भीड़ लगेगी। तो ये जो भीड़ है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल किसी भी तरह से कर सकते हैं। यानी कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र अभी हावी है, इससे हम नकार नहीं सकते। क्योंकि अगर भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर हावी नहीं होता तो मुझे 100 रुपये पेट्रोल देकर कोई आदमी जय श्री राम का नारा बुलवा कर संतुष्टि नहीं दिला सकता। मेरी थाली के अंदर रोटी हो ना हो, मैं राम के नारे से अगर वो रोटी और अपनी भूख को भूल जाता हूं, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन के अंदर एक बात बिठा दी जाती है कि आपके लिए कोई भी बड़ी समस्या हो। ये एक छोटा सा बच्चा है, मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा बच्चा है, वो अगर आपसे चॉकलेट मांग रहा है और आपको उसको चॉकलेट नहीं देनी है, तो या तो आप उसको ये बोल सकते हो कि तुझे ये चॉकलेट नहीं मिलेगी, या दूसरी बात ये कर सकते हो उसका मुद्दा भटका हो तो रूम के अंदर जहां पर वो चॉकलेट मांग रहा है रूम में अंधेरा कर दो, तो वो कहे उसको अंधेरे से डरने लगेगा, फिर वो चॉकलेट को भूल जाएगा और बोलेगा रोशनी करो रोशनी करो। या किसी टेबल पे खड़ा कर दोगे तो वो गिरने से डरने लगेगा। तो जो अपना मूलभूत मुद्दे हैं, हमारी जो रोजगार की बातें हैं, शिक्षा की बातें हैं, आरोग्य की बातें हैं, ये जब बात लोगों के अंदर बड़ी हो जाती है तब कहीं ना कहीं से धर्म की बात, डराने की बात, हमने देखा कि कोविड को भी किस तरह से सांप्रदायिक किया गया था। शुरुआत के दौर में तबलीगी जमातियों के नाम पर ठीकरा फोड़ दिया गया था, उसमें मीडिया भी शामिल था और राजनीतिक दल भी शामिल थे। और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर पावागढ़ में 2 लाख 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे धार्मिक वो उसमें हिंदू भी होते हैं और मुसलमान भी होते, मुसलमानों के अगर त्योहार होते तो वो उनकी भीड़ होती है, हिंदू को होते हैं तो उनकी भीड़ होती है। लेकिन हिंदुओं को हम जमाती नहीं कह सकते, लेकिन मुसलमान अगर 200-300 इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उसको जमाती कहते हैं। तो ये मुद्दा है। और उसको उसके बाद हिंदू जो है वो ये नहीं सोचता कि भाई हम भी तो भीड़ लगा रहे हैं। जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी काम करने लगती है और कारपेट बॉम्बार्डिंग की तरह से सांप्रदायिक मैसेज चलने लगते हैं तो लोग अपना विवेक भूल जाते हैं और भीड़ का हिस्सा हो जाता है। भीड़ जो है उसके पास दिमाग नहीं होता,
अगर मैं 200-300 लोगों के बीच में खड़ा हो गया हूं, एक वातावरण बन गया है, तो मैं अभी जितनी भी संजीदगी से बात कर रहा हूं, वो मेरी सभी संजीदगी उस भीड़ के नारों के साथ में बह जाएगी। और कोई सयान आदमी भी है, वो उस भीड़ के साथ चल देगा। तो ये जो भीड़ है, उसका जो उपयोग है, वो इस्तेमाल है, वो लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए किया जाता है। टिकैत ने जो बात कही है, वो बात यही है कि अगर वो एक प्रकार से भीड़ इकट्ठी करते हैं, अगर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, तो आप भी किसानों के नाम पर भीड़ क्यों इकट्ठी नहीं कर सकते? उनका कहने का ये मतलब, ये उनकी सोच ये हो सकती है कि आप भी उनकी जो बनाई हुई भीड़ है, जो बिना मुद्दों की है, जो बिना फायदे की है, सिर्फ उसमें नुकसान है, देश का भी नुकसान है, राजनीति का भी नुकसान है और समाज का भी नुकसान है। जब हम चले हैं तो हमें किसानों की बात लेके चले, और किसानों की बात सिर्फ किसानों की बात नहीं होती, क्योंकि वो अनाज पैदा करते हैं, वही हम खाते हैं, तो वो 130 करोड़ लोगों की बात होती है। तो उसमें जो बात है वो फिर वही आ जाती है, उसमें जाति नहीं देखी जाती, धर्म नहीं देखा जाता। तो 130 करोड़ लोगों का जो समस्या है, उस समस्या को सुनना चाहिए। लेकिन देश की कैबिनेट में बैठी हुई एक महिला मंत्री यहां तक कह दे कि ये किसान नहीं है, मवाली, और फिर आप कहो कि उनके साथ टेबल पे बैठ के बात किए जाए। अगर आपसे सम्मान से कोई बोला नहीं रहा है, तो बिना सम्मान से कैसे बात की जाएगी? एक हैसियत पर आप बैठेंगे कि भी आप सत्ता में हमको लाने वाले लोग हैं, और हम जो लोग हैं वो आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं। ये बात को लेकर दोनों को आओ साथ में बैठते हैं, कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, वो बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक वातावरण बनाना पड़े। लेकिन वातावरण नहीं बन पाता। हमने 15 अगस्त के दिन भी देखा था, 26 जनवरी के दिन भी देखा था, क्या हुआ उसके बाद में, क्या हुआ, कहां गया वो झंडा फहराने वाला, कितने लोगों को पकड़ा गया, अभी लोग बाहर हैं। हमने जेएनयू का आंदोलन भी देखा था, किस प्रकार से जेएनयू के आंदोलन को राष्ट्र विरोधी आंदोलन बता दिया गया, और धीरे 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 करके कोर्ट ने एक एक लोगों को क्लीन चिट दे दी। उनके ऊपर कोई आधार ही नहीं बनता था, ना उमर गुल हो, कन्हैया कुमार हो, या और भी जितने भी लोग हो, शैलजा रशीद हो, किसी के पर भी एक भी आरोप नहीं बना। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ऊपर ये नियंत्रण करने की कोशिश है ये राजद्रोह। तो आंदोलन को तोड़ने के लिए जो भी सत्ता में होगा, अन्ना हजारे के आंदोलन की हम बात अभी चल रही है, अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे राजनीति नहीं थी। वेद प्रकाश वैदिक जो थिंक टैंक के रूप में उस आंदोलन की डिजाइन तैयार कर रहे थे, उनकी पृष्ठभूमि क्या है सारे लोग जानते हैं। जयप्रकाश जी का आंदोलन जो था, वो आंदोलन क्यों था, इमरजेंसी से निकला, लेकिन सत्ता परिवर्तन तक गया। हमारे यहाँ गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ, वो महंगाई के खिलाफ आंदोलन विद्यार्थियों छात्रों ने शुरू किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन तक गया। तो और अन्ना हजारे के आंदोलन का फायदा उठाने वाले लोग अभी जो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, तो लोकपाल कहाँ है, मुझे बताइए। अगर आप उनके समर्थक थे वो आंदोलन के, तो आप में सत्ता में आने के 7 साल हो गए, लोकपाल कहाँ है? जिस लोकपाल की मांग अन्ना हजारे कर रहे थे, वो लोकपाल अभी भी हमारे पास नहीं है। जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, 2G 3G 4G जीजाजी जितनी भी बात हुई, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोगों को आपने चार्जशीट करके फ्रेम किया। तो आरोप करना, शीला दीक्षित के खिलाफ भी, शीला दीक्षित के खिलाफ भी आंदोलन करके और भ्रष्टाचारी बता के सत्ता में अरविंद केजरीवाल आए। दीक्षित जी जब तक जिंदा थी, उन पे चार्जशीट तक नहीं कर पाए। कलमाड़ी का क्या हुआ, आदर्श घोटाले का क्या हुआ, यानी कि जो बॉफोर्स घोटाले का क्या हुआ। राजनीति के अंदर आरोप करना और उस आरोप को साबित करना, लेकिन एक फ्रेम कर किया जाता है, एक पिक्चर बनाया जाता है। पिक्चर के अंदर लोगों में ये लगता है कि अभी जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, तो इस बुरे को हटाने के लिए किसी अच्छे लोग को लाना चाहिए। और उसमें सारी राजनीतिक दल ये करते हैं, क्योंकि यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि उनको उस राजनीति से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो बहकावे में आ रहे हैं या असली मुद्दों पे अपनी बात कर रहे हैं। जब लोग ये समझने लगेंगे तो सारे राजनीतिक दल ये
जो बातें हैं वो छोड़ देंगे, या हथकंडे जो है छोड़ देंगे और लोगों की बात करेंगे। हमको 25 साल के बाद पता चला कि गुजरात के अंदर अगर एक साथ 2 या 3 हजार लोग हर रोज बीमार पड़ जाए तो हमारे पास न तो अस्पताल है, न तो ऑक्सीजन है, न तो इंजेक्शन है, न तो बेड है। और हम वही विकास मॉडल को आधार बनाकर देश की राजनीति कर गए। तब लोगों को पता चला कि हमको क्या चाहिए था, क्या मिला। आज भी हम सरकारी शिक्षण की बात करें तो सरकारी शिक्षा की स्थिति क्या है, उस पर चर्चा नहीं होती। चर्चा अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव पर होते हैं। इसलिए मैंने कहा, मैंने टिकैत साहब का जो स्टेटमेंट कर रहा हूं, उनकी मांगे सही है, लेकिन मैंने जो बात कही वो बात इसीलिए कही कि ये जो चर्चा है वो आपके 3 जो प्रस्ताव है उससे भटक कर अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के बीच में फंस जाएगी। और जो उद्देश्य आपका है वो उद्देश्य के तरफ जाने में आपको रुकावट आए। बात पहले से अभी तक मेरी यही है। जी बिल्कुल, आपकी और आना चाहूंगी। यहाँ पर जब आंदोलन चल रहा है, हम देख रहे हैं कि इस आंदोलन में ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं वो हरियाणा और पंजाब से बिलोंग करते हैं। अगर आप पंजाब की भी बात करें तो पंजाब में भी आने वाले समय में इलेक्शन आने वाले हैं और पंजाब में हम जानते हैं कि किसकी सरकार है। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसकी इफेक्ट पंजाब में क्या है? जी पराग जी। अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, ठीक है जी बेशक ये जो आंदोलन जो है, जो राकेश टिकैत साहब आंदोलन चला रहे हैं, वो कोई एक स्टेट के लिए तो सीमित है नहीं। ये पूरे इंडिया के जितने भी किसान हैं उसके भविष्य के लिए एक आंदोलन ये लोग चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी की जो मीडिया की विंग है, वो हमेशा पहले से ही ये दावा करती है कि ये जो किसानों का आंदोलन है, ये लोग देशद्रोही है। ये देश के जो कानून है उसके खिलाफ है। ये सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान है, बाकी देश के किसानों को इससे कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस तरीके की बातें ये लोग फैलाते हैं, मीडिया में भी फैलाते हैं। और जो भी ठाकर साहब ने अभी जो बात कही, अक्सर वो बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 साल में 2-3 मोर्चों पर इस तरह की बातें फैलाई। एक तो धार्मिक ध्रुवीकरण किया, दूसरी तरफ सोशल मीडिया में इस तरह की बातें फैलाई कि जो 2014 से पहले जो भी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने राज किया वो गलत किया, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। 2014 से पहले देश था ही नहीं, जैसे 2014 से बाद ही देश बना है। अभी अभी जो मोहसिन भाई ने बात बताई कि भाई इतने भ्रष्टाचार हुए, उन्होंने 2G घोटाले और कोल घोटाले और इसके नाम दिए। आप मुझे बता दीजिए मोहसिन साहब की इसमें से किसको सुप्रीम कोर्ट में सजा हुई, कौन सा केस साबित हुआ? बाद में ये आप टीवी पे आके बताइए कि हमने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। इस तरह से बात मत कीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि नेशनलिटी की बात की, कि नेशनलिटी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आई। 2014 से बाद जब से मोदी जी बने प्रधानमंत्री, 17 बड़े हमले, आतंकवादी हमले भारत पे हो चुके हैं। उसमें पुलवामा का हमला भी है, उसमें 300 किलो RDX किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके आया, वो आज भी एक सवाल है। अगर आप भूतकाल में जाओ, जब मोदी जी या CM थे, तो वो आज भी एक प्रश्न है कि जो बोगी गोधरा कांड में जली गई, जिसमें हिंदू मारे गए, जो कार सेवक मारे गए, वो सिर्फ कार सेवक ही क्यों मारे गए? उसके पीछे की बोगी में बजरंग दल और RSS के जो बासिंदे थे, त्रिशूल लेके बैठे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे कई सवालात है जो ये निर्देश करते हैं कि जो खून खराबा हुआ है, जो लाशों की राजनीति हुई है, भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी पिछले CM हो या PM हो, ये जो सिर्फ जो राजनीति होती है धार्मिक ध्रुवीकरण से लेकर लोगों को मारने की, वो सत्ता हासिल करने के लिए होती है। और सत्ता हासिल करने के बाद जो भ्रष्टाचार होता है, आपका 100 लाख आपके प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री जो है वो लाल किले के मंच से बोलते हो या किसी भी सभा के मंच से बोलते हो, तो 100 लाख करोड़, 120 लाख करोड़, वापिस 100 लाख करोड़ पिछले 3 साल से वो लाल किले के मंच से हम लोगों को इतना पैसा बांटने की बात कर रहे हैं। कहाँ से आता है पैसा? आपने जो तो बात की थी
15 लाख करोड़ की बात की थी सत्ता से आने से पहले, 100 दिवस में मोहवारी कम करने की बात की थी, 2 करोड़ बेरोजगारी की बात की थी, ब्लैक मनी खत्म करने की बात की थी। क्या हुआ? आपके खुद के पुराने वीडियो देख लीजिए ना सर, मोहसिन जी भाई। पराग जी, और वैसे आज सवाल आज मेरा था आज पंजाब के आज वो ऊपर। वीडियो को देख लीजिए। सवाल तो मेरा था कहने का किसानों मतलब, का ये जो आंदोलन हाँ, चल रहा है उसके ऊपर सवाल था मेरा, पंजाब पे सवाल था। मैं वही की बात कहता हूँ कि जी जो किसान आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब से सीमित नहीं है, वो सिर्फ जी, पर यूपी से सीमित ज्यादातर लोग नहीं है, जो वो जुड़े हैं पूरे वो तो इंडिया में पंजाब है। और हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। नहीं नहीं, ये बात भी गलत है, कई मैं लोगों पहले के ही बोल इंटरव्यू चुका भी हूँ। देखे हैं। जो जी पंजाब, वो दिल्ली के नजदीक है, वो दिल्ली में बैठते हैं इसलिए। और ज्यादा अगर अगर हम बात करें, जो सीमांत खेडूत से ज्यादा जो खेडूतों के पास जमीन है, 3 हेक्टेयर या उससे ज्यादा जमीन है, तो उसके अंदर हरियाणा और पंजाब के लोग ज्यादा आते हैं। अगर 5 हेक्टेयर जी जमीन जो है, तो ईस्ट के जी राज्य में से कोई एक जी राज्य है उसका नाम आता है, इसीलिए उनको कंसर्न ज्यादा है। अगर आप गुजरात के किसानों की बात करें तो सीमांत खेडूत जिसको बोलते हैं कि एक हेक्टेयर से भी कम जमीन है, वो ऐसे ऐसे जी ज्यादातर किसान है। तो ये जो जी 3 काले कानून बनाए हैं जी। नहीं, किसान विरोधी, जब उसका सबसे लघुमती की ज्यादा इफेक्ट उन्होंने बात पंजाब की और है तो हरियाणा बात को तो है, फिर हर इसलिए वो स्टेट ज्यादा में है। लागू होगी ना। जी सॉरी, क्या बोल, सुना ही नहीं देता। जी, मैं बात ये कर रही हूँ कि जब यहाँ पर भी जिस तरीके से दोनों नारे लगते हैं यूपी के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, और उनका टारगेट जो सत्ता पक्ष में है जो कि भाजपा है वही है, तो ये तो फिर हर इलेक्शन में होगा ना, देखने को मिलेगा। जैसे पंजाब में भी नहीं इलेक्शन तो आने ही है। नहीं नहीं, आप अगर सरकार की कुनीति, सरकार की गलत नीति के विरोध, अभी एक फैशन बन गई है पूरी मीडिया में, चाहो या भारतीय जनता पार्टी ने, ये मैं ये वही कहता हूँ कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और इनके नेता जब हमारे विरोध में निकलते थे, आज भी वो मीडिया वीडियो सारे मौजूद है, वो क्लिप सारे क्या बोल फोटोग्राफ रहे थे मौजूद आप? है। कुछ तो बोलते हमने बोलते तो अटक उनका गए, भी और राज, आप क्या बोल हमने रहे तो थे? वो देश विरोधी बात नहीं बताई। देखो, लोकशाही में आवाज जी, उठाना हर एक तरफ की विपक्ष नहीं, मैंने के आपको सीधा सवाल किया कि पंजाब में आपका है, आप क्या जवाब देते थे? आपने इतने सारे कांड गिनाए, फिर अभी ये भाजपा की ओर मैं जाऊंगी तो वो बोलेंगे नहीं, यहाँ पे पराग जी बोल रहे थे, पहले मैं इस पे बोलूंगा। यानी वो फिर घूम फिर के यूपी से होते हुए गुजरात में आके अटक जाएंगे। मैं आपको सवाल साफ तौर पर यहाँ पर पूछ रही हूँ, उसका जवाब आप मुझे क्या बता रहे हो? आपने क्या क्या गिनवाया अभी भाजपा का? आप कितनी देर से, मुझे आपको बीच में टोकना पड़ा कि मेरा सवाल ये था। आप बोलोगे फिर भाजपा बोलेगी, भाजपा बोलेगी तब आपको बुरा लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं ये कहाँ है आज का मुद्दा है, ये क्यों कांग्रेस काल पर बोल रहे हैं। यानी मुद्दा कौन भटका रहा है? मुद्दा कौन भटका रहा है? मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे भाजपा की टिप्पणी कर दी, या मैंने आपको कुछ पूछ लिया? मैंने आपको सवाल पूछा पंजाब का, आप मुझे गुजरात तक ले आए। आप घुमा फिरा के ये ऐसा कर रहे, वो ऐसा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ पंजाब का, आप आपकी जो पक्ष है उसका पक्ष रखिए वहां पे कि पंजाब में क्या सिचुएशन होगी, वहां पर कितना अगर अमरिंदर की बात कर ले, कैप्टन अमरिंदर, उनका क्या सपोर्ट रहेगा या उनकी क्या बात रहेगी, पंजाब में क्या रहेगा सियासती माहौल। आप मुझे गुजरात तक ले आओ, मैं आपको सवाल पूछ रही हूँ, नहीं आप क्या बोल रहे मैं हैं? अभी भाजपा की एक ओर मैडम आऊंगी, को, यानी ये वही बोलने वाले हैं कि पराग जी ने ये बोला, अब मुझे इसका जवाब देने दो। यानी मेरा सवाल तो वही का रह गया। फिर बात हो नहीं जाएगी नहीं, गुजरात की, बात हो चलता जाएगी भी देता हूँ, राम आता हूँ मंदिर की, आपके बात आपके हो जाएगी बोफोर्स कांड की, बात हो जाएगी कोयला कांड की, बात आ जाएगी इंदिरा गांधी पर, यहाँ पर आ जाएगी जलपा अटल जी, बिहारी वाजपेयी पर। नाराज हो गई आप नाराज हो गई नहीं नहीं, आप जलपा नहीं जी। नहीं, आप क्या नहीं, और आप कुछ आपके वो करके अटक गए, आप क्या बोल रहे आपके थे? जवाब, आप क्या वो बोल रहे थे? एक्चुअली मीडिया क्या क्या? है, वॉइस में थोड़ा मुझे कम सुनाई दिया। आपका जो सवाल है वो है कि भाई जो राकेश टिकैत बिल्कुल साहब नहीं, का मेरी जो, यहाँ पर वॉइस बहुत ही क्लियर चल रही है, बहुत ही क्लियर चल रही है, सबको सुनाई दिया है। आपको बोलना नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको मायावती वाला पूछा तो नहीं आपने नहीं, बड़े आराम से आपका कॉल जो है भाजपा की तरफ रख दिया। वो ठीक है, वो आपका पक्ष है, मुझे क्या लेना उससे। राकेश तभी भी मैंने टिकैत आपको साहब नहीं का रोका, अभी जो, भी मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुद्दे पे बैठिए। आप पंजाब के ऊपर बोल रहे हो, आप फिर मीडिया पे नहीं आ सकते। आपको आपको दुख है अगर मैंने पंजाब के बारे में कुछ, पंजाब के इलेक्शन में, क्योंकि अभी आप वहां पर सत्ता पक्ष में हो, आपको नहीं पता कि क्या स्टेटमेंट है। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल किया और आप अच्छा मीडिया एक वो बार क्या फिर से बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप मीडिया? जलपा जी, नहीं नहीं, बात
मैं नहीं, मीडिया आप की नहीं बात पराग नहीं। जी, आप पहले तमीज से बात कीजिए। अगर आप भोंकने शब्द बोलना चाह मैं रहे थे तो वैसा नहीं हमें भी बोल रहा समझ हूँ। में आता है। इतने समझदार तो है, हमारी भी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है। यानी आप पहले अरे तो मैं जरा जलपा जी तमीज से मैं बात कीजिए। मैं आपको अरे सवाल जलपा बात बहुत पूछ रही हूँ, आपने बहुत सारे कांड गिनवा दिए, मैं सुनती समय रही, समय ठीक है, आ मैंने जाएगा पंजाब का जलपा। सवाल किया था, वरना मैं आपको पहली लाइन में भी टोक सकती। 1 मिनट 1 मिनट। मैं इतना ही कहना चाहता हाँ, हूँ पर कि जो आप बात बोलोगे, आप 10 कांड गिनवाओगे कि भाजपा में ये हुआ। जैसे कि मैंने मोहसिन जी को भी टोक दिया था, वो यहाँ पर बात कर रहे थे कि एक भी हमला नहीं हुआ, वो गलत चीज थी, अरे मैंने उनको मैडम वहीं मैंने पे। क्या किया, आपका आपका जलपा सवाल जी पूरा आप नहीं नहीं मेरा आप पूरा नहीं नहीं किया, आप मैंने बोलना क्या हिसाब चाह से रहे जवाब हैं, दिया। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं तो सिर्फ वही किया कि जो टिकैत साहब का जो जी, स्टेटमेंट जो है पंजाब की मैंने वो सिर्फ अभी एक सवाल एक सवाल सवाल पंजाब की इलेक्शन का मेरा था पंजाब से कि मैं यूपी में जवाब जब देता बोला हूँ। है उस तरीके का क्या पंजाब में भी कुछ देखने को मिलेगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, नहीं मैंने ये नहीं पूछा था कि टिकैत। भाजपा ने क्या किया, अरे भाजपा ने मैं क्या किया उसी उससे पे मुझे आता कोई हूँ, मतलब नहीं है। मैंने उसका मैंने जवाब तो पूछा दिया। पंजाब में क्या किया कांग्रेस का रूख। टिकैत साहब का जो बयान जो है वो धर्म आधारित है कि उनका एक मैसेज है यूपी में, जो ये जो सभा में मैसेज था कि आप लोग जो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है वो जो धर्म के नाम पे बांट रही है, आप धर्म के नाम पे बटो नहीं, आप किसान हो, हमको धर्म के नाम पे बटना नहीं है, हमको हमारी मांग पे अड़ग रहना है। अगर आप पंजाब के बारे में बात करना चाहती है और आप ये पूछना चाहती है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और यही 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 उनका स्टेटमेंट हमको लागू पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बेशक लागू पड़ेगा। वहां भी हम लोग, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को राजकारण के साथ जोड़ा ही नहीं है। हमने ऐसी राजनीति कभी करी नहीं है कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, और हमने धर्म के नाम पे कभी वोट मांगे नहीं है। तो हम पंजाब के बारे में जब आप ये सवाल पूछती हो तो हमको कोई दिक्कत है ही नहीं कि भाई राकेश टिकैत साहब जो बोले वो पंजाब में लागू पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो बेशक लागू पड़ेगा, क्योंकि हम तो कभी जी, ये क्योंकि किसानों यहाँ को पर आप धर्म बोल के रहे नाम हो पे कि बांटते ही कांग्रेस का नहीं है। हमेशा सपोर्ट रहेगा, पूछने का ये भी एक मतलब। जब मैं कोई सवाल पूछती हूँ तो हर पहलू पे और डिबेट में आगे जो हमारी चर्चा होती है उसके आधारित ही मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, मैं यहाँ पर किसी को नहीं मैंने आपको पूछती। जवाब दिया और यहाँ एक्चुअली पर क्या आप जो है बोल रहे थे अगर जो ऐसा ही होता तो ये मायावती का जो सवाल था वो मैंने आपसे क्यों पूछा डायरेक्टली कि इन्होंने ये कहा, आप बताइए क्या है। वो सवाल मैं देखिए मोहसिन जी को भी पूछ सकती थी कि भाई मायावती को ये सपा और कांग्रेस का वो बता रही है दंगा, ठीक है, यहाँ जलपा पर जी सवाल आपने मुझे पता है मुझे किसको क्या करना है। जी आप जी थोड़ी मेरी बात को गलत ले रही एक लाइन है। कंक्लूड कर दो जी, मैम। गलत नहीं, आप कुछ आप मेरी वो बात को करके अटक गलत गए, ले यानी आप रही है। भोगना बोल रहे हो, हम यहाँ पर भोग रहे हैं। कंक्लूजन मैम, हम नहीं कंक्लूजन। एक्चुअली आवाज जो है ना अंदर अंदर इंटरेक्ट हो जाती है, तो मुझे जो सुनाई दिया उस हिसाब से मैं पहले बोल गया। नहीं, आपका सवाल मेरा मुझे सवाल बाद में बड़ा समझ सीधा में था, आ जब गया। आप आगे मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला कि क्यों नहीं हम तो सपोर्ट करेंगे जब बात होती है किसी बंदे के, उसमें मैंने आपको कुछ नहीं कहा और ना मैं ये उंगली उठा रही हूँ कि भाई कांग्रेस क्यों इस पर चढ़ बैठी है, क्योंकि आपने जिस तरह की बात की कि ये तो यही रहा है हर बार के जो भी विपक्ष में होता है, अगर कोई आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका सपोर्ट होता ही है। उनका ठीक है पहलू कुछ अलग होता है सियासती, लेकिन होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो यहाँ पर मुझ ये पे ही प्रहार करने लगे, आप तो पूरे मीडिया पे ही आ गए, ये कोई बात मैंने नहीं। मीडिया में लोग लगाया नहीं है। मैंने उस टाइम पे जो मीडिया ने जिस तरह से कन्वर्ट लिया था, जी मैं निर्भया कांड की बात करता हूँ। निर्भया जी, कांड के वो भी समय भीड़ जिस तंत्र, तरह मैं सिर्फ मीडिया को आपको ये मेरा पूछने का और मैंने आपको सवाल पूछा था, मैंने ऐसा नहीं बोला था कि राकेश टिकैत ने ऐसा क्यों बोला, ये भीड़ तंत्र के बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकते। मैंने आपको बड़े आराम से सवाल किया कि ये ऐसा कुछ बोल रहे थे, आपका क्या मानना है। फिर आपने अपनी जो दुखभरी कहानी है वो सत्ता खोने की वो बता दी, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। फिर आपने भाजपा अभी तो भ्रष्टाचार करके आ गई है, यही चल बैठे थे, भाजपा का ही रहा था। मैंने गंगू की जब आपने पूछा कि ये मायावती का स्टेटमेंट है, आपने भाजपा के में डाल दिया, मैं कुछ नहीं बोल रही, लेकिन फिर तो आप मुझ पर ही हावी होना चाह रहे हो, ये कहाँ की बात अरे हुई। मैडम आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको हावी हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो सवाल पूछा वो बीच में जो मैंने आपसे सिंपल सा सवाल इंटरेक्शन हो पूछा, आप गया मुझे हर बार, मैं वॉइस जब भी का, आपसे और कुछ मेरे सवाल समझ पूछ में रही हूँ पूछा है आप उस मुझे हिसाब से कहीं मैं और बोल लेकर गया। जा रहे हो, फिर आप वहां पर तो मैंने भाजपा को जी प्रहार अभी करोगे। समझा ना, अभी मैंने मैं आपका मौसी जी सवाल। के और आने वाली हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो भी यही बोलेंगे कि नहीं नहीं कांग्रेस काल में तो ये हुआ है, अभी आपका पराग जी ये बोल आपका देते ऐसा सवाल नहीं मैं वैसा समझ हुआ, गया। यानी मेरा मुद्दा तो था वहां। आपका सवाल मैं समझ गया, अभी मैंने आपको जवाब दे दिया ना।
ठीक है, वो जी आप जो पहले जी बोली ठीक है, उसको मैं कुछ और समझ बैठा, क्योंकि कोई बात आवाज अभी जो कोई बात आ रही कोई है। बात नहीं, आप स्पष्ट सुनिए अब सवाल को और फिर जवाब दीजिए। जी मोहसिन जी, समय का थोड़ा अभाव है, बस आखिरी मैं सवाल मेरा कंक्लूड कर यही दूं है मैम। कि कब तक एक होती रहे। कहीं ना कहीं एक अगर हम लाइन में एक राजनीतिक दल की बात कर ले, कहीं ना कहीं जातिवाद की शुरुआत जो राजनीतिक दल से हुई है उसी की झलक हमें हर जगह देखने को मिलती है। और हर पार्टी को यही है कि हम कैसे एक दूसरे पर हावी हो जाए, कौन सा मुद्दा पकड़ ले। जी मोहसिन जी। जी, मैं एक लाइन में कंक्लूड कर दूं कि ये बात, पूरी बात जो टिकैत जी ने कही है वो पूरा पॉलिटिसाइज मुद्दा हो गया है और उसको किसानों को नुकसान हो रहा है। और जो आप पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे थे, डेफिनेटली पंजाब और हरियाणा के किसान उसमें पहले से इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट एकदम ओपन माइंडेड है। आपको पता है कितनी मैराथन मीटिंग तोमर जी के नेतृत्व में हुई थी, फिर भी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। और ये संसद से पारित किए हुए सब कायदे कानून है और उसके ऊपर डिस्कशन से ही रास्ता निकलेगा। ये यूपी के इलेक्शन को माइंड में रख के जिस तरह से पॉलिटिसाइज हो रहा है वो गलत है, उसका नुकसान किसानों को हो रहा है। वही मैं एक लाइन में कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद। जी ठीक है, जय हिंद। तो यहाँ पर आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि लघुमती किसके साथ। अब ये प्रश्न इसीलिए उठा क्योंकि महापंचायत जो थी, जो रखी गई थी, उसमें राकेश टिकैत 2 नारे लगवाते हैं। वो जब 2 नारे लगवाते हैं बस तभी से, अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, तो वहां का सियासी जो माहौल है वो गर्म हो जाता है। उसके ऊपर एक मायावती का ट्वीट आ जाता है जिसमें वो तीनों पार्टियों को अच्छे से लपेटती है, जिसमें लिखा होता है सपा भी, सपा भी, कांग्रेस वो अपनी आय रखती है। और ठीक है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, उनकी अलग पार्टी है, उन्होंने ऐसा क्यों लिखा, ये शायद हम अगर राजनीतिक तौर पे सोचे तो भी हमें पता चल जाए। लेकिन मुद्दा हमारा ये था यहाँ पर कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी आंदोलन हो, वो भी जो मुद्दे पे है उसकी बात से अटक कर कहीं ना कहीं चुनाव में कैसे वोट काट ले, चुनाव में ये हो जाएगा, चुनाव में ये हो जाएगा, भीड़ तंत्र से लेके पता नहीं क्या बातें होती रहती। और ये तो इतिहास रहा है और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो भी विपक्ष में हो वो कहीं ना कहीं ऐसे ही आंदोलन के सपोर्ट में होते हो, या फिर कहीं ना कहीं वो उससे जुड़ने का प्रयास भी। लेकिन मुद्दा ये है कि हमेशा कब तक जातिवाद होगा, प्रांतवाद होगा, जैसे यहाँ पर बाहरी शब्द का प्रयोग किया गया कि वो गुजरात से। क्या ऐसा कहीं पर लिखा है कि उन्हें गुजरात से ही लड़ना? और सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात नहीं है यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, यहाँ पर बात हर एक व्यक्ति की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ही स्टेटमेंट होता है फिर उसमें हो जाता है आक्षेप प्रति आक्षेप। इन्होंने हमारे नरेंद्र मोदी जी को ये कहा, तो इनके भी तो ये यहाँ पे प्रांत के नहीं है, फिर क्यों इलेक्शन रखते हैं, यानी कहीं ना कहीं फिर वो प्रांतवाद की शुरुआत हो जाती। अभी जिस तरीके के नारे लगे यहाँ पर, तो नारे टिकैत जी ने जिस भी उसमें लगाए हो, पर यहाँ पर तो सियासत गर्म हो गई यूपी की। अब सभी सोच में पड़ गए कि भाई ये लघुमती जो समाज है वो किसकी, यानी कब तक ये होता रहेगा। हम हर जगह कैसे हम राजनीति देख सकते हैं। अगर राकेश टिकैत जी भी अगर बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले वहां पर बोला गया कि नहीं नहीं यहाँ पे राजनीति की बात नहीं होगी, यहाँ पे किसानों की बात होगी। अरे जानने को सब कुछ उत्सुक है लोग कि आपको बोलना क्या है, आपके मुद्दे क्या है, आपको कहां पर तकलीफ हुई, क्योंकि लोग भी यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई अर्जी, जो रोड जाम की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। यानी मुद्दे तो सभी के हैं, सबको सुनना भी है, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिए, नहीं कि हर कोई घुमा फिरा के बोले, या कोई व्यंग करना चाहे, या कोई टिप्पणी करना चाहे। और यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी पक्ष हो, पहले आप सवाल सुनिए, समझिए, उसका एंगल समझिए। मैं तो आपको सिखा नहीं रही हूँ कि यहाँ पर आपको जवाब क्या देना है, मैं तो आपको बता नहीं रही हूँ कि सवाल मैंने ये किया है, जवाब आप ये दे दीजिए। पहले खुद के आप देखिए आप क्या बोल रहे हो, पहले खुद की समझदारी देखिए, किसको कांग्रेस सूझ रहा है या किससे भाजपा पे प्रहार करना है।
सवाल कुछ और पूछा जाता है, या चाहे कोई पक्ष की बात हो, ये तो आज की आपने नहीं देखा होगा, हर बार यही होगा। सवाल क्या पूछते हैं, भाजपा से सवाल पूछो तो कांग्रेस में तो ये हुआ था, अरे आप आपके सवाल का जवाब दीजिए। आज भी ये हुआ, मैं बात कर रही हूँ पंजाब की, वो मुझे गुजरात तक ले आ रहे हैं, इसमें गुजरात कहां से आ गया? यानी मुद्दे पर बने रहना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर लोग भी सुनते हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। और मीडिया पर प्रहार करने से पहले आप पहले किसके पक्ष को मजबूत कीजिए। सवालों के जवाब आप नहीं दे सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।